कल्पना कीजिए आप एक रूम में बैठे हैं। आपके सामने दो लोग हैं, दोनों इंटेलिजेंट, दोनों एजुकेटेड, लेकिन दोनों एक ही टॉपिक पर इतना लड़ रहे हैं जैसे एक दूसरे के दुश्मन हों। आपको लगता है यार इतना सिंपल सा इशू है, एक तो क्लियरली गलत है। लेकिन फिर अचानक आपको रियलाइज होता है दोनों को लग रहा है कि वो सही है, और सिर्फ लग नहीं रहा, उनके पास अपने आप को सही प्रूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग लॉजिक भी है। अब सवाल ये है, अगर दोनों इंटेलिजेंट है, दोनों लॉजिकल हैं, तो गलत कौन है? या फिर क्या सच में कोई भी गलत नहीं है? कल्पना कीजिए अगर आपके दिमाग का 90% हिस्सा पहले ही डिसाइड कर लेता है कि क्या सही है और क्या गलत, और बाकी 10% सिर्फ उस डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए कहानी बनाता है, तो आप जो सोच रहे हैं क्या वो सच में आपकी सोच है, या फिर आप बस अपने इमोशंस के स्लेव हो जिसे आप लॉजिक का नाम दे रहे हो? ये कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स या मोरालिटी की नहीं है, ये कहानी है आपके दिमाग की, आपकी सोच की, और उन हिडन फोर्सेस की जो आपको कंट्रोल कर रही हैं बिना आपको पता चले। आज आप एक ऐसी जर्नी पर चलने वाले हो जहां आपको पता चलेगा कि लोग लड़ते क्यों हैं, ग्रुप्स क्यों बनते हैं, और सबसे डेंजरस बात, आप खुद कितनी बार गलत होते हुए भी अपने आप को सही समझते हो। और शायद इस कहानी के एंड तक आप दुनिया को नहीं, खुद को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगोगे। चैप्टर 1, मोरालिटी कहाँ से आती है। कल्पना कीजिए आप एक छोटे से गांव में खड़े हैं। शाम का वक्त है, लोग अपने घरों के बाहर बैठकर बातें कर रहे हैं, और अचानक आपके सामने एक अजीब सा सीन होता है। एक आदमी एक मुर्दे जानवर के साथ कुछ ऐसा करता है जो आपको तुरंत गलत लगता है। आपका मन तुरंत रिएक्ट करता है। आप कहते हो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि ये गलत क्यों है, तो आप थोड़ा रुक जाते हो। आपके पास एग्जैक्ट रीजन नहीं होता, बस एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि ये गलत है। अब कल्पना कीजिए आप एक और सिचुएशन देखते हैं। एक भाई और बहन जो किसी को हार्म नहीं कर रहे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आपको अंदर से एक आवाज आती है, ये गलत है। फिर से वही सवाल, क्यों गलत है? आप नोटिस करते हो आपका दिमाग पहले डिसाइड कर चुका था, और अब आप बस उस डिसीजन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो। यहीं से एक बड़ी सच्चाई सामने आती है। शायद मोरालिटी का सोर्स लॉजिक नहीं है, शायद मोरालिटी का सोर्स कुछ और है, कुछ ऐसा जो आपके कंट्रोल में नहीं है। कल्पना कीजिए अगर आप एक बच्चे को देखते हो, वो नेचुरली कुछ चीज़ों पर रिएक्ट करता है, उसको सिखाया भी नहीं गया होता, फिर भी वो फेयरनेस को समझता है, हार्म को फील करता है, जैसे कि ये सब चीज़ें उसके अंदर पहले से ही लिखी हुई हों। अब धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि मोरालिटी कोई सिंपल रूल बुक नहीं है जो सोसाइटी ने बना दी हो। ये एक कॉम्बिनेशन है आपके अंदर के इंस्टिंक्ट्स का, आपके एनवायरनमेंट का, और उन इनविजिबल फोर्सेस का जो आपके डिसीजंस को शेप करती हैं। आप रियलाइज करते हो कि आप जब भी किसी चीज़ को सही या गलत बोलते हो, तो आप सिर्फ एक डिसीजन नहीं ले रहे होते, आप अपने पूरे पास्ट, अपनी अपब्रिंगिंग और अपनी इमोशंस का रिजल्ट एक्सप्रेस कर रहे होते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर इंसान का ये सिस्टम अलग होता है, इसीलिए दो लोग एक ही सिचुएशन को देखकर बिल्कुल ऑपोजिट जजमेंट देते हैं, और दोनों को लगता है कि वो सही है। कल्पना कीजिए अगर मोरालिटी एक यूनिवर्सल ट्रूथ होती तो दुनिया में इतना कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि मोरालिटी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जहां हर इंसान अपने हिसाब से दुनिया को जज करता है। और आप जो अब तक समझ रहे थे कि आप हमेशा लॉजिक से डिसीजन लेते हो, शायद आप सिर्फ एक कहानी सुना रहे थे अपने ही डिसीजंस को जस्टिफाई करने के लिए। ये सिर्फ शुरुआत है। अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कि आपका दिमाग कैसे एक ऐसे सिस्टम पर काम करता है जहां इंट्यूशन किंग होता है और लॉजिक सिर्फ एक सर्वेंट। और जब आप ये समझ जाओगे तो आप अपनी हर सोच को दोबारा क्वेश्चन करने लगोगे। चैप्टर 2, द इंट्यूटिव डॉग एंड इट्स रैशनल टेल। कल्पना कीजिए आप एक शांत जगह पर बैठे हैं, आपके हाथ में एक कप चाय है और आप किसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि आप कामली सोच रहे हैं, प्रोज और कॉन्स वे कर रहे हैं, और फिर एक लॉजिकल डिसीजन लोगे। लेकिन सच कुछ और है। कल्पना कीजिए आपका दिमाग एक डॉग की तरह है और आपकी रीजनिंग उसकी टेल है। आपको लगता है कि टेल डॉग को कंट्रोल कर रही है, लेकिन रियलिटी में डॉग ही टेल को हिला रहा है। मतलब आपका डिसीजन पहले ही हो चुका होता है और आपका लॉजिक बस उस डिसीजन को जस्टिफाई करता है।
कल्पना कीजिए, किसी ने आपसे पूछा, आपको कौन सा पॉलिटिकल लीडर पसंद है? आप तुरंत एक नाम बोल देते हो और फिर रीजंस देने लगते हो कि वो इंटेलिजेंट है, स्ट्रॉन्ग है या ऑनेस्ट है। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था और अब आप बस रीजंस कलेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको लगे कि आपने लॉजिकली चूज किया है। आपका दिमाग एक लॉयर की तरह काम करता है, जज की तरह नहीं। जज सच को ढूंढता है, लेकिन लॉयर अपने क्लाइंट को बचाता है, चाहे सच कुछ भी हो। और यहाँ क्लाइंट कौन है? आपका पहले से लिया हुआ डिसीजन। कल्पना कीजिए, आप किसी डिबेट में हो और सामने वाला इंसान स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है। क्या आप तुरंत अपनी ओपिनियन चेंज कर देते हो? नहीं, आपका दिमाग और तेज काम करने लगता है। आप नए नए आर्ग्यूमेंट्स ढूंढते हो ताकि आप अपनी बात को सही प्रूव कर सको। ये प्रोसेस इतना ऑटोमेटिक होता है कि आपको लगता है कि आप सच में ट्रूथ के लिए लड़ रहे हो, लेकिन असल में आप सिर्फ अपने ईगो और अपने पहले डिसीजन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। कल्पना कीजिए, अगर आपको किसी चीज़ से इंस्टेंटली घिन आती है या आपको कुछ इंस्टेंटली अच्छा लगता है, वही आपका रियल डिसीजन होता है। बाकी सब सिर्फ उस फीलिंग को जस्टिफाई करने की कहानी होती है। आप धीरे धीरे रियलाइज करते हो कि आप जितना भी लॉजिकल बनने की कोशिश करो, आपका इंट्यूशन हमेशा पहले आता है और रीजनिंग सिर्फ उसका फॉलोअर है। ये समझना थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप उतने रैशनल नहीं हो जितना आप सोचते हो, लेकिन यही सच है। और जब आप इस सच को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप दूसरों को जज करना थोड़ा कम कर देते हो, क्योंकि आप समझने लगते हो कि वो भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। वो भी पहले फील करते हैं, फिर जस्टिफाई करते हैं। ये चैप्टर आपको एक पावरफुल रियलाइजेशन देता है कि आपका दिमाग सच ढूंढने के लिए नहीं बना, बल्कि अपनी कहानी को बचाने के लिए बना है। और अब सवाल ये है, अगर इंट्यूशन इतना पावरफुल है तो क्या रीजनिंग का कोई रोल ही नहीं है? अगला चैप्टर आपको एक और गहरा सच दिखाएगा, जहां आप समझोगे कि आपका इमोशनल माइंड कैसे आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है और आपका लॉजिकल माइंड सिर्फ उसका एक छोटा सा हेल्पर है। चैप्टर 3, एलिफेंट्स रूल। कल्पना कीजिए, आप एक बड़े से जंगल के किनारे खड़े हैं। आपके सामने एक हाथी है, बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल, और उसके ऊपर एक छोटा सा राइडर बैठा है। अब आप सोचते हो कि राइडर हाथी को कंट्रोल कर रहा है, वो जहां चाहे ले जा रहा है। लेकिन सच कुछ और है। अगर हाथी डिसाइड कर ले कि उसे लेफ्ट जाना है, तो राइडर कुछ भी कर ले, वो उसे रोक नहीं सकता। यही आपके दिमाग के साथ हो रहा है। ये हाथी है आपका इमोशन, आपकी इंट्यूशन, आपकी इंस्टेंट फीलिंग्स, और राइडर है आपका लॉजिकल माइंड, जो सोचता है कि वो कंट्रोल में है। कल्पना कीजिए, आप किसी से मिलते हो पहली बार, तो कुछ सेकंड्स में ही आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको वो इंसान पसंद है या नहीं। क्या आपने उसके बारे में लॉजिकली एनालाइज किया था? नहीं, आपका हाथी ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था। राइडर बस बाद में रीजंस बनाता है। वो कहता है, शायद उसका टोन अच्छा था, शायद उसका बिहेवियर पोलाइट था, लेकिन असल में डिसीजन पहले ही हो चुका था। कल्पना कीजिए, आप किसी चीज पर गुस्सा हो जाते हो। उस मोमेंट पर क्या आप कामली बैठकर लॉजिक से डिसाइड करते हो कि गुस्सा होना चाहिए या नहीं? नहीं, आपका हाथी इंस्टेंटली रिएक्ट करता है और राइडर बस उस रिएक्शन को जस्टिफाई करता है। वो कहता है, मैंने गुस्सा इसलिए किया क्योंकि सामने वाला गलत था। लेकिन सच ये है, आपका इमोशनल सिस्टम ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका था। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, हर इंसान के साथ हो रहा है। इसीलिए जब दो लोग आर्ग्यू करते हैं तो दो हाथी टकरा रहे होते हैं, ना कि दो राइडर्स कामली बात कर रहे होते हैं। और जब हाथी टकराते हैं तो लॉजिक का कोई फायदा नहीं होता। कल्पना कीजिए, अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो तो क्या आप सिर्फ लॉजिक से कर पाओगे? नहीं, आपको उसके हाथी को समझना पड़ेगा, उसके इमोशंस को टच करना पड़ेगा, तभी राइडर डायरेक्शन चेंज करेगा। ये रियलाइजेशन पावरफुल है, क्योंकि अब आप समझने लगते हो कि कंट्रोल का इल्यूजन कहाँ से आता है। आपको लगता है कि आप डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन असल में आपके इमोशंस आपको चला रहे होते हैं। और राइडर सिर्फ एक स्टोरी टेलर है, जो बाद में कहानी बनाता है ताकि आपको लगे कि सब कुछ कंट्रोल में है। कल्पना कीजिए, अगर आप अपने हाथी को समझ लो, उसकी डायरेक्शन को फील कर लो,
तो आप अपनी लाइफ को बेटर कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप हाथी को इग्नोर करोगे, राइडर कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये चैप्टर आपको एक और सच दिखाता है कि पावर कहाँ है और इल्यूजन कहाँ है। और अब सवाल ये है कि अगर आपका दिमाग ऐसे काम करता है, तो जब आप अपनी ओपिनियन डिफेंड करते हो तो असल में क्या हो रहा होता है। अगला चैप्टर आपको ये दिखाएगा कि आपका दिमाग कैसे एक लॉयर बन जाता है जो हर हाल में अपनी साइड को सही प्रूव करना चाहता है, चाहे सच कुछ भी हो। चैप्टर 4, वोट फॉर मी, हियर्स व्हाई। कल्पना कीजिए आप एक कोर्ट रूम में बैठे हैं। आपके सामने 2 लॉयर्स खड़े हैं। दोनों अपनी अपनी साइड को सही प्रूव करने में लगे हैं। आप सोचते हो यहाँ सच सामने आएगा, जज डिसाइड करेगा कौन सही है। लेकिन फिर आपको एक अजीब सी बात समझ आती है, यहाँ कोई जज है ही नहीं, सिर्फ लॉयर्स हैं और हर कोई अपनी तरफ से जीतने की कोशिश कर रहा है। अब कल्पना कीजिए ये कोर्टरूम एक्चुअली आपका दिमाग है और वो लॉयर आपकी रीजनिंग है। आपको लगता है कि आप सच ढूंढ रहे हो, लेकिन असल में आप अपनी बात को सही प्रूव कर रहे होते हो। कल्पना कीजिए आप किसी टॉपिक पर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हो, जैसे कि पॉलिटिक्स, रिलीजन या कोई पर्सनल बिलीफ। अब कोई आपके सामने आता है और आपके बिलीफ के अगेंस्ट बात करता है। क्या होता है? क्या आप कामली उसकी बात सुनते हो और ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करते हो, या फिर आपका दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाता है और आप आर्ग्यूमेंट्स ढूंढने लगते हो ताकि आप उसे गलत प्रूव कर सको? यही होता है, आपका दिमाग एक कैंपेन मैनेजर की तरह काम करता है जो आपके ऑलरेडी चोजन कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहा है। वोट फॉर मी, ये सही है, ये बेटर है, और फिर रीजंस दिए जाते हैं, एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, लेकिन सिर्फ वो जो आपकी साइड को सपोर्ट करे। जो चीजें आपके अगेंस्ट जाती हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। कल्पना कीजिए आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हो। क्या आप सच में न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन ढूंढते हो, या फिर आप वही चीजें देखते हो जो आपके बिलीफ को कंफर्म करे? आप धीरे धीरे रियलाइज करते हो कि आपका दिमाग सच का सीकर कम है और एक डिफेंडर ज्यादा है। और ये सिर्फ आप नहीं कर रहे, हर इंसान यही कर रहा है। इसीलिए डिबेट्स अक्सर आर्ग्यूमेंट्स में बदल जाती हैं और आर्ग्यूमेंट्स फाइट्स में, क्योंकि कोई भी सच ढूंढने नहीं आया होता, सब अपनी जीत ढूंढ रहे होते हैं। कल्पना कीजिए अगर आप अपने दिमाग को एक बार रोक लो और सच में दूसरे इंसान की बात समझने की कोशिश करो, तो शायद आपको लगे कि वो भी अपने पर्सपेक्टिव से सही है। ये समझना इजी नहीं है, क्योंकि ये आपकी ईगो के अगेंस्ट जाता है, लेकिन यही ग्रोथ है। जब आप ये देख पाते हो कि आपका दिमाग आपको कैसे मैनिपुलेट करता है, कैसे सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन दिखाता है, तब आप थोड़ा सा कंट्रोल वापस लेते हो। ये चैप्टर आपको एक मिरर दिखाता है, जहां आप अपने आप को देखते हो एक ऐसे इंसान के रूप में जो सच से ज्यादा अपनी कहानी को प्रोटेक्ट करता है। और अब जब आप ये समझ चुके हो कि इंट्यूशन पहले आता है और रीजनिंग सिर्फ उसकी लॉयर है, तो एक नया सवाल खड़ा होता है। अगर हर इंसान अपनी अलग कहानी जी रहा है, तो मोरालिटी का स्कोप कितना बड़ा है? क्या सिर्फ हार्म और फेयरनेस ही सब कुछ है, या फिर मोरालिटी के और भी डायमेंशंस हैं जो आपने कभी नोटिस ही नहीं किए? अगला चैप्टर आपको एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव में ले जाएगा, जहां आप समझोगे कि दुनिया को जज करने के लिए आपके पास जितने टूल्स हैं, शायद वो काफी नहीं हैं। चैप्टर 5, बियॉन्ड वियर्ड मोरालिटी। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे शहर में रहते हो जहां सब लोग आपके जैसे सोचते हैं, आपके जैसे वैल्यूज रखते हैं, और आपको लगता है कि यही नॉर्मल है, यही सही है। अब कल्पना कीजिए आप एक दिन उस शहर से बाहर निकलते हो और एक बिल्कुल अलग कल्चर में पहुंच जाते हो। यहाँ लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जो आपको अजीब लगते हैं, कभी कभी गलत भी, लेकिन उनके लिए वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सही है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, अगर ये गलत है तो ये लोग इतने कॉन्फिडेंटली कैसे जी रहे हैं, और अगर ये सही है तो फिर आप जो सोच रहे थे वो क्या था? यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है, वियर्ड। वेस्टर्न, एजुकेटेड, इंडस्ट्रियलाइज्ड, रिच, डेमोक्रेटिक। ज्यादातर रिसर्च जो ह्यूमन बिहेवियर और मोरालिटी पर होती है वो इसी टाइप के लोगों पर होती है, और फिर हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये रिजल्ट्स पूरी दुनिया पर अप्लाई होते हैं। लेकिन सच ये है कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इस कैटेगरी में आता ही नहीं। कल्पना कीजिए कुछ कल्चर्स में रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कुछ में प्योरिटी, कुछ में लॉयल्टी, और आप सिर्फ हार्म और फेयरनेस को देखकर जज कर रहे हो।
इसीलिए जब आप किसी और कल्चर को देखते हो तो आपको लगता है कि वो गलत है, लेकिन असल में आपके पास उन्हें समझने के लिए पूरे टूल्स ही नहीं हैं। आपका मॉरल लेंस लिमिटेड है। कल्पना कीजिए, अगर आप एक कलर ब्लाइंड इंसान हो और आपको रेड और ग्रीन का डिफरेंस ही ना दिखे, तो आप दुनिया को इनकम्प्लीट तरीके से देखोगे। यही हो रहा है जब आप मोरालिटी को सिर्फ एक या दो डायमेंशंस में समझने की कोशिश करते हो। आप धीरे धीरे रियलाइज करते हो कि दुनिया सिर्फ आपके नजरिए से नहीं चलती। हर कल्चर, हर सोसाइटी अपने हिसाब से मोरालिटी को डिफाइन करती है और वो सब अपने कॉन्टेक्स्ट में मीनिंगफुल होता है। ये रियलाइजेशन आपको थोड़ा हम्बल बना देता है। अब आप तुरंत जज नहीं करते, आप पहले समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि अब आप जानते हो कि आपका पर्सपेक्टिव ही कंप्लीट नहीं है। ये चैप्टर आपको एक नया दरवाजा दिखाता है, जहां आप अपनी सोच की लिमिटेशंस को देख पाते हो, और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आप दुनिया को एक नए एंगल से देखना शुरू करते हो। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर मोरालिटी इतनी वाइड है, इतनी डाइवर्स है, तो क्या कोई स्ट्रक्चर है, कोई सिस्टम है जो ये एक्सप्लेन कर सके कि लोग अलग अलग चीज़ों को क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं? अगला चैप्टर आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क दिखाएगा जो आपको समझने में मदद करेगा कि आपका दिमाग मोरालिटी को कैसे कैटेगराइज करता है और क्यों दो लोग एक ही चीज़ को देखकर बिल्कुल अलग रिएक्शन देते हैं। चैप्टर 6, टेस्ट बड्स ऑफ द राइचस माइंड। कल्पना कीजिए, आप एक टेबल पर बैठे हैं, आपके सामने अलग अलग डिशेस रखी हुई हैं। किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा, किसी को नमकीन। हर इंसान का टेस्ट अलग है, लेकिन सब खाना ही एंजॉय कर रहे हैं, बस अपने अपने तरीके से। अब कल्पना कीजिए, ये टेस्ट सिर्फ खाने तक लिमिटेड नहीं है। आपके दिमाग में भी ऐसे ही टेस्ट बड्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको क्या सही लगता है और क्या गलत। यही है आपके मॉरल टेस्ट बड्स। आप सोचते हो कि आप सिर्फ हार्म और फेयरनेस के बेसिस पर डिसाइड करते हो, लेकिन सच ये है, आपके पास और भी डायमेंशंस है। कल्पना कीजिए, जब आप किसी को हर्ट होता देखते हो, आपको अंदर से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है, ये गलत है। ये है केयर का टेस्ट। फिर जब आपको लगता है किसी ने चीटिंग की है या अनफेयर एडवांटेज लिया है, आपको गुस्सा आता है, ये है फेयरनेस का टेस्ट। लेकिन ये सिर्फ दो ही नहीं है। कल्पना कीजिए, आप अपने ग्रुप के साथ खड़े हो और कोई आउटसाइडर आपके ग्रुप के अगेंस्ट कुछ करता है। आपको अंदर से एक लॉयल्टी फील होती है, अपने लोगों के लिए खड़े होने की। ये है लॉयल्टी का टेस्ट। फिर आता है अथॉरिटी। जब आप किसी लीडर या किसी रिस्पेक्टेड पर्सन को देखते हो और आपको लगता है कि उनका रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, ये भी एक मॉरल रिस्पॉन्स है। फिर आता है सैंक्टिटी। कुछ चीज़ें आपको बस गलत लगती हैं, चाहे उनसे किसी को डायरेक्ट हार्म ना हो, जैसे कुछ रिचुअल्स या कुछ एक्शंस जो आपको इम्प्योर लगते हैं। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन, लिबर्टी। जब आपको लगता है कि कोई आपकी फ्रीडम को कंट्रोल कर रहा है, तो आप रिएक्ट करते हो। अब कल्पना कीजिए, हर इंसान के पास ये सारे टेस्ट बड्स होते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी अलग होती है। कुछ लोग केयर और फेयरनेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ लोग लॉयल्टी, अथॉरिटी और सैंक्टिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए जब दो लोग एक ही सिचुएशन को देखते हैं, तो उनका रिएक्शन डिफरेंट होता है। एक इंसान कहता है ये अनफेयर है, दूसरा कहता है ये डिसरिस्पेक्टफुल है। दोनों अपने अपने टेस्ट के हिसाब से सही है। ये रियलाइजेशन पावरफुल है, क्योंकि अब आप समझने लगते हो कि डिसएग्रीमेंट्स का रीजन इग्नोरेंस नहीं है, बल्कि डिफरेंट मॉरल प्रायोरिटीज हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप किसी को समझना चाहते हो, तो आपको ये देखना होगा कि उसके लिए कौन सा टेस्ट सबसे स्ट्रांग है, तभी आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। ये चैप्टर आपको एक मैप देता है जिससे आप समझ सकते हो कि लोग क्यों अलग सोचते हैं। और अब जब आप ये समझ चुके हो, तो एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है, ये डिफरेंट टेस्ट बड्स पॉलिटिक्स में कैसे प्ले करते हैं? क्यों लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स एक ही कंट्री में रहकर भी बिल्कुल अलग दुनिया देखते हैं? अगला चैप्टर आपको ये रिवील करेगा कि पॉलिटिकल थिंकिंग के पीछे कौन सा हिडन स्ट्रक्चर काम करता है और क्यों दोनों साइड्स को लगता है कि वो ही सच के सबसे करीब हैं। चैप्टर 7, द मॉरल फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिक्स। कल्पना कीजिए, आप एक देश के बीच में खड़े हैं। दो तरफ दो बड़े ग्रुप्स हैं, दोनों अपने आप को सही समझते हैं, दोनों को लगता है कि वो देश के लिए बेस्ट सोच रहे हैं। लेकिन जब आप उनकी बातें सुनते हो, तो लगता है जैसे वो एक ही दुनिया में रह ही नहीं रहे। एक ग्रुप कहता है सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों को प्रोटेक्ट करना, किसी को हार्म नहीं होना चाहिए,
सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। दूसरा ग्रुप कहता है सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशन, रिस्पेक्ट, ऑर्डर और अपने ग्रुप की यूनिटी। दोनों ग्रुप्स इंटेलिजेंट है, दोनों एजुकेटेड है, फिर भी इतना डिफरेंस क्यों? कल्पना कीजिए ये डिफरेंस लॉजिक का नहीं है, ये डिफरेंस उनके मॉरल टेस्ट बड्स का है। एक साइड ज्यादा फोकस करती है केयर और फेयरनेस पर, वो हर सिचुएशन को हार्म और इक्वालिटी के लेंस से देखती है। दूसरी साइड सिर्फ केयर और फेयरनेस तक लिमिटेड नहीं होती, वो लॉयल्टी, अथॉरिटी और सैंक्टिटी को भी इक्वली इंपॉर्टेंट समझती है। इसीलिए जब एक इशू सामने आता है, जैसे कि कोई लॉ या कोई सोशल चेंज, एक इंसान कहता है ये अनफेयर है, दूसरा कहता है ये ट्रेडिशन के अगेंस्ट है। दोनों के आर्ग्यूमेंट्स अलग होते हैं क्योंकि उनके मॉरल फाउंडेशंस अलग होते हैं। कल्पना कीजिए अगर आप सिर्फ अपने ही लेंस से दुनिया को देखोगे तो आपको दूसरा इंसान इरैशनल लगेगा, लेकिन जब आप उसके लेंस से देखते हो तो आपको समझ आता है कि वो भी अपने सिस्टम के हिसाब से परफेक्टली लॉजिकल है। ये चैप्टर आपको एक बड़ी क्लैरिटी देता है कि पॉलिटिकल डिबेट्स इतनी हीटेड क्यों होती हैं, क्योंकि ये सिर्फ ओपिनियंस का क्लैश नहीं है, ये वैल्यूज़ का क्लैश है, और जब वैल्यूज़ क्लैश करती हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ मुश्किल हो जाता है। कल्पना कीजिए अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो तो आप सिर्फ अपने वैल्यूज़ के बेसिस पर बात करते हो, तो क्या वो मान जाएगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए वो वैल्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अगर आप सच में किसी तक पहुंचना चाहते हो तो आपको उसके मॉरल फाउंडेशन को समझना पड़ेगा और उस लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, तभी कनेक्शन बनेगा। ये रियलाइजेशन आपको एक एडवांटेज देता है। अब आप सिर्फ आर्ग्यू नहीं करते, आप समझने लगते हो, और जब आप समझने लगते हो तो आपका पर्सपेक्टिव वाइडन होता है। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है। अगर एक साइड ज़्यादा मॉरल फाउंडेशंस यूज़ करती है तो क्या उसका कोई एडवांटेज है? क्या ग्रुप यूनिटी और स्टेबिलिटी उससे स्ट्रॉन्ग बनाती है? अगला चैप्टर आपको ये दिखाएगा कि क्यों कुछ ग्रुप्स ज़्यादा कोहेसिव होते हैं और कैसे ये उन्हें पावरफुल बना देता है, कभी-कभी इतना पावरफुल कि वो दूसरों को ओवरपावर कर देते हैं। चैप्टर 8, द कंजर्वेटिव एडवांटेज। कल्पना कीजिए आप एक बैटलफील्ड के किनारे खड़े हैं। दो ग्रुप्स एक दूसरे के सामने हैं। दोनों के पास लोग हैं, रिसोर्सेज हैं और जीतने की इच्छा है। लेकिन एक ग्रुप में कुछ अलग है। उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। वो एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। उनके लिए रूल्स क्लियर हैं, रिस्पेक्ट क्लियर है और उन्हें पता है कि उनका ग्रुप उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है। दूसरा ग्रुप भी इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, लेकिन उनके बीच उतनी स्ट्रॉन्ग यूनिटी नहीं है। अब आप सोचते हो कौन जीतेगा? ज्यादातर केसेस में वो ग्रुप जीतेगा जिसमें यूनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही आइडिया यहाँ सामने आता है। कल्पना कीजिए कुछ लोग सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर सोचते हैं, फ्रीडम, फेयरनेस और पर्सनल चॉइस पर फोकस करते हैं, लेकिन कुछ लोग ग्रुप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लॉयल्टी, अथॉरिटी और ट्रेडिशन पर फोकस करते हैं। ये लोग अपने ग्रुप के लिए सैक्रिफाइस करने को भी रेडी होते हैं और इसी वजह से उनके ग्रुप्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इसको ही कहा गया है कंजर्वेटिव एडवांटेज। कल्पना कीजिए अगर एक ग्रुप में सब लोग अपने रूल्स फॉलो करते हैं, लीडर्स का रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, तो वो ग्रुप नेचुरली स्ट्रॉन्ग बन जाता है। चाहे इंडिविजुअली कोई मेंबर उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, ग्रुप की स्ट्रेंथ उसे पावरफुल बना देती है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, हर जगह दिखाई देता है। आर्मी में, रिलीजियस ग्रुप्स में और इवन फैमिलीज में। जहाँ यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है वहाँ स्टेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन इस एडवांटेज का एक डार्क साइड भी है। कल्पना कीजिए अगर ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि इंडिविजुअल की वॉइस दब जाए, अगर क्वेश्चनिंग बंद हो जाए और सिर्फ ओबीडियंस रह जाए, तो वही स्ट्रेंथ एक वीकनेस बन सकती है। ये चैप्टर आपको ये समझाता है कि मोरालिटी सिर्फ इंडिविजुअल को गाइड नहीं करती, वो ग्रुप्स को भी शेप करती है, और जब ग्रुप्स शेप होते हैं तो उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। आप धीरे धीरे समझने लगते हो कि इंसान सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, वो एक ग्रुप का हिस्सा है और उसका बिहेवियर उस ग्रुप से डीपली कनेक्टेड है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल उठता है, क्यों इंसान इतना ग्रुप ओरिएंटेड है? क्यों वो नेचुरली ट्राइब्स बनाता है और उनके लिए लड़ता है? अगला चैप्टर आपको इस सवाल का जवाब देगा और आपको दिखाएगा कि आपका दिमाग असल में कितना सोशल है और क्यों आप अकेला नहीं रह सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। चैप्टर 9, Why are we so groupish? कल्पना कीजिए आप एक अकेली जगह पर हो, ना कोई दोस्त, ना फैमिली, ना कोई ग्रुप। शुरू में शायद आपको थोड़ा पीस लगे, थोड़ा फ्रीडम फील हो,
लेकिन धीरे धीरे अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है, जैसे कुछ मिसिंग है। आप रियलाइज करते हो कि आप सिर्फ अकेला जीने के लिए नहीं बने हो। कल्पना कीजिए, पुराने जमाने में जब इंसान जंगल में रहता था, अगर कोई अकेला रह जाता तो उसके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम हो जाते। लेकिन अगर वो ग्रुप का हिस्सा होता तो प्रोटेक्शन मिलती, फूड मिलता और सर्वाइवल इजी हो जाता। यहीं से आपका दिमाग इवॉल्व हुआ। आपके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी आ गई ग्रुप बनाने की, ग्रुप में रहने की और अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की। कल्पना कीजिए, आज भी आप किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा हो, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलीजन, नेशन या इवन ऑनलाइन कम्युनिटीज, और हर जगह आप अपने ग्रुप को स्पेशल समझते हो। आपको लगता है हमारा ग्रुप सही है, बाकी सब थोड़े गलत हैं। ये फीलिंग इतनी नेचुरल है कि आपको लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन ये एक पावरफुल फोर्स है जो आपके डिसीजंस को शेप करती है। कल्पना कीजिए, अगर कोई आपके ग्रुप के अगेंस्ट कुछ बोलता है, आप इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाते हो, चाहे वो बात लॉजिकली सही ही क्यों ना हो, क्योंकि ये सिर्फ आइडिया पर अटैक नहीं होता, ये आपकी आइडेंटिटी पर अटैक होता है। आपका दिमाग इसे पर्सनल ले लेता है और फिर वही होता है, आपका हाथी रिएक्ट करता है और राइडर उस रिएक्शन को जस्टिफाई करता है। कल्पना कीजिए, अगर आप किसी मैच में अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, आपको लगता है हमारी टीम बेस्ट है, और जब वो जीतती है तो आपको खुशी होती है, जैसे आप खुद जीत गए हों। ये सिर्फ गेम नहीं है, ये ग्रुप आइडेंटिटी है। आप धीरे धीरे समझने लगते हो कि इंसान का दिमाग सिर्फ इंडिविजुअल के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ, वो ग्रुप के लिए डिज़ाइन हुआ है। और इसी वजह से हम कोऑपरेट भी करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करते हैं। एक तरफ ग्रुप हमें जोड़ता है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, दूसरी तरफ ये हमें डिवाइड भी करता है। हम अपने ग्रुप के लिए सैक्रिफाइस करने को रेडी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी दूसरे ग्रुप्स को एनिमी भी बना देते हैं। ये चैप्टर आपको एक डीप रियलाइजेशन देता है कि आप जो भी हो, आपका एक हिस्सा हमेशा ग्रुप का हिस्सा रहेगा, और आपके डिसीजंस सिर्फ आपके नहीं होंगे, वो आपके ग्रुप के इन्फ्लुएंस से शेप्ड होंगे। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। क्या कभी ऐसा होता है जब इंसान अपने आप को कंप्लीटली भूल जाता है और सिर्फ ग्रुप का पार्ट बन जाता है? क्या कोई ऐसा मोमेंट होता है जब इंडिविजुअल आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाती है? अगला चैप्टर आपको ये दिखाएगा कि कैसे कुछ सिचुएशंस में आपका दिमाग एक स्विच ऑन करता है, जहां आप सिर्फ आप नहीं रहते, आप एक पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो, और वही मोमेंट सबसे पावरफुल होता है। चैप्टर 10, द हाइव स्विच। कल्पना कीजिए, आप एक बड़े से इवेंट में खड़े हैं, चारों तरफ लोग हैं, सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, एक ही आवाज में चीयर कर रहे हैं। शुरू में आप बस ऑब्जर्व कर रहे हो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, लेकिन धीरे धीरे कुछ चेंज होने लगता है। आप भी उस एनर्जी को फील करने लगते हो, आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है, आपका फोकस इंडिविजुअल से शिफ्ट होकर ग्रुप पर आ जाता है, और फिर एक मोमेंट आता है जब आप अपने आप को भूल जाते हो। आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप एक क्राउड का हिस्सा बन जाते हो। यही है हाइव स्विच। कल्पना कीजिए, जैसे मधुमक्खियां एक हाइव में काम करती हैं, हर एक अपना रोल प्ले करती हैं, लेकिन सब एक सिस्टम का पार्ट होती हैं। वैसे ही इंसान भी कुछ सिचुएशंस में एक इंडिविजुअल से ग्रुप एंटिटी बन जाता है। आप अपने पर्सनल गोल्स, अपने ईगो, अपनी इंडिविजुअलिटी को टेम्पररी साइड पर रख देते हो और ग्रुप के लिए काम करते हो। कल्पना कीजिए, जब सोल्जर्स बैटलफील्ड में होते हैं, वो सिर्फ अपनी लाइफ के लिए नहीं लड़ते, वो अपने साथी के लिए लड़ते हैं, अपने ग्रुप के लिए लड़ते हैं। उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ग्रुप का सर्वाइवल। इसी तरह रिलीजियस गैदरिंग्स, फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, इन सब जगहों पर आप हाइव स्विच को एक्टिवेट होता देख सकते हो। आप एक ऐसी फीलिंग एक्सपीरियंस करते हो जहां आपको लगता है आप कुछ बड़ा का हिस्सा हो। ये फीलिंग एडिक्टिव होती है, क्योंकि ये आपको एक पर्पस देती है, एक बिलोंगिंग देती है। कल्पना कीजिए, अगर आप कभी ऐसे मोमेंट में रहे हो तो आपने फील किया होगा कि आप अकेला नहीं हो, और ये फीलिंग इंसान के लिए बहुत पावरफुल है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। कल्पना कीजिए, अगर ये हाइव स्विच गलत डायरेक्शन में एक्टिवेट हो जाए तो? अगर ग्रुप किसी गलत चीज के लिए यूनाइट हो जाए तो लोग ऐसे काम कर देते हैं जो वो अकेला कभी नहीं करते,
उन्हें लगता है वो सही कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप सही है, और यहीं से एक्सट्रीम एक्शंस भी निकलते हैं। आप धीरे धीरे समझने लगते हो कि आपका दिमाग सिर्फ लॉजिक और इमोशन का गेम नहीं है, ये एक सोशल मशीन है जो कभी इंडिविजुअल मोड में काम करती है और कभी ग्रुप मोड में। और जब ग्रुप मोड एक्टिवेट होता है तो उसकी पावर अलग ही लेवल की होती है। ये चैप्टर आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है कि क्यों इंसान कभी कभी अपने आप को भूल जाता है और एक बड़े पर्पस का हिस्सा बन जाता है। और अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल है जो इस हाइव स्विच को एक्टिवेट करती है? क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो लोगों को इतना स्ट्रांगली जोड़ता है कि वो एक टीम बन जाए? अगला चैप्टर आपको ये दिखाएगा कि रिलीजन का रोल क्या है और कैसे वो सिर्फ बिलीफ नहीं बल्कि एक पावरफुल सोशल ग्लू है जो लोगों को जोड़ता भी है और उन्हें डायरेक्शन भी देता है। चैप्टर 11, रिलीजन इज ए टीम स्पोर्ट। कल्पना कीजिए आप एक जगह पर खड़े हो जहां लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, एक ही आवाज में कुछ बोल रहे हैं। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ सिर्फ आंखें बंद करके खड़े हैं। आप धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट को फील करते हो, एक अजीब सी शांति और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। आप सोचते हो ये सिर्फ बिलीफ का मैटर है, लोग अपनी अपनी सोच के हिसाब से यहाँ आए हैं। लेकिन फिर आपको एक और चीज समझ आती है, ये सिर्फ बिलीफ नहीं है, ये एक टीम है। कल्पना कीजिए रिलीजन एक इनविजिबल थ्रेड की तरह है जो अलग अलग लोगों को जोड़ देता है। लोग एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए ट्रस्ट फील करते हैं क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम सेम है, उनके रिचुअल सेम है, उनके वैल्यूज अलाइंड है। ये उन्हें एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना देता है। कल्पना कीजिए अगर आप किसी अनजान इंसान से मिलते हो लेकिन आप दोनों एक ही रिलीजन फॉलो करते हो तो आपको इंस्टेंटली एक कनेक्शन फील होता है, जैसे आप एक ही टीम के हो। और यही रिलीजन की पावर है। ये सिर्फ आपको गाइड नहीं करता, ये आपको एक ग्रुप का हिस्सा बना देता है। और जब लोग एक ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो कोऑपरेशन बढ़ता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। कल्पना कीजिए पुराने समय में जब कोई सिस्टम, स्ट्रॉन्ग लॉज या गवर्नमेंट का नहीं था, तब लोगों को कंट्रोल करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या था? रिलीजन। क्योंकि ये सिर्फ रूल्स नहीं देता था, ये उन रूल्स को सेक्रेड बना देता था। लोग उन्हें फॉलो करते थे, सिर्फ पनिशमेंट के डर से नहीं बल्कि बिलीफ के वजह से। ये सिस्टम ग्रुप्स को स्टेबल बनाता था, उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प करता था। लेकिन जैसे हर पावरफुल चीज का एक डार्क साइड होता है, वैसे ही यहाँ भी है। कल्पना कीजिए अगर एक ग्रुप अपने बिलीफ को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान ले और दूसरे ग्रुप्स को गलत, तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। लोग सिर्फ अपनी टीम के लिए खड़े होते हैं और कभी-कभी दूसरी टीम्स को एनिमी बना देते हैं। आप धीरे धीरे समझने लगते हो कि रिलीजन सिर्फ पर्सनल फेथ का मैटर नहीं है, ये एक सोशल सिस्टम है जो लोगों को जोड़ता भी है और डिवाइड भी। ये कोऑपरेशन का सोर्स भी है और कॉन्फ्लिक्ट का भी। ये चैप्टर आपको एक बैलेंस्ड व्यू देता है कि रिलीजन को सिर्फ एक एंगल से नहीं देखना चाहिए, न सिर्फ बिलीफ, न सिर्फ कंट्रोल, बल्कि एक पावरफुल टूल जो ह्यूमन सोसाइटी को शेप करता है। और अब जब आप ये सब समझ चुके हो तो एक फाइनल सवाल बचता है कि अगर हम सब अलग अलग मॉरल सिस्टम्स फॉलो करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स का हिस्सा है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जहां हम बेटर तरीके से डिसएग्री कर सके? क्या हम बिना लड़े, बिना एक दूसरे को गलत समझे बात कर सकते हैं? अगला और फाइनल चैप्टर आपको ये दिखाएगा कि कैसे आप अपनी सोच को एक्सपैंड कर सकते हो और एक ऐसे लेवल पर पहुंच सकते हो जहां डिसएग्रीमेंट भी अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है, ना कि कॉन्फ्लिक्ट के साथ। चैप्टर 12, क्या हम सभी बिना लड़े रह सकते हैं? कल्पना कीजिए आप एक टेबल पर बैठे हैं। आपके सामने एक इंसान है जिसकी सोच आपसे बिल्कुल अलग है। पहले आप जैसे ही उसकी बात सुनते हो, आपका दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है। आप सोचते हो ये गलत है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। आप रुक जाते हो। आप तुरंत जवाब देने के बजाय सुनना शुरू करते हो। आप पहली बार ये समझने की कोशिश करते हो कि वो ऐसा क्यों सोचता है, और धीरे धीरे आपको एक चीज रियलाइज होती है, वो भी अपने हिसाब से सही है। उसका बैकग्राउंड अलग है, उसके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उसके मॉरल टेस्ट बड्स अलग हैं, और इसी वजह से उसकी दुनिया अलग दिखती है। कल्पना कीजिए अगर आप हर डिसएग्रीमेंट को एक वॉर की तरह देखते हो तो आप हमेशा जीतना चाहोगे।
लेकिन अगर आप उसे एक कॉन्वर्सेशन की तरह देखते हो तो आप समझना चाहोगे। यही डिफरेंस है। आपका दिमाग नेचुरली डिफेंड करता है, आपकी साइड को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली एक स्टेप पीछे ले लो तो आप एक नया पर्सपेक्टिव देख पाओगे। कल्पना कीजिए, आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो, तो क्या आप उस पर अपनी बात थोपोगे या फिर पहले उसकी लैंग्वेज समझोगे, उसके वैल्यूज को समझोगे? जब आप किसी इंसान के मॉरल फाउंडेशन को समझ लेते हो तभी आप उससे इफेक्टिवली बात कर पाते हो। ये चैप्टर आपको एक पावरफुल स्किल देता है, डिसएग्री करना लेकिन रिस्पेक्ट के साथ, आर्ग्यू करना लेकिन समझने के इंटेंशन के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप को क्वेश्चन करना। कल्पना कीजिए, अगर आप कभी गलत हो सकते हो तो आपका पर्सपेक्टिव ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। आप रिजिड नहीं रहते, आप फ्लेक्सिबल बन जाते हो, और यही ग्रोथ है। ये बुक आपको ये नहीं सिखाती कि कौन सही है और कौन गलत, ये आपको ये सिखाती है कि लोग सही और गलत को कैसे देखते हैं। और जब आप ये समझ लेते हो तो आप दुनिया को एक नए नज़रिए से देखते हो। अब डिसएग्रीमेंट्स फाइट्स नहीं लगते, वो पजल्स लगते हैं, और आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हो, ना कि जीतने की। कल्पना कीजिए, अगर हर इंसान ये अप्रोच अडॉप्ट करे तो शायद दुनिया थोड़ी कम डिवाइडेड हो, थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप खुद एक बेटर थिंकर बन जाओ। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अब आप जानते हो कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, और अब आपके पास चॉइस है। या तो आप वही पुराना पैटर्न फॉलो करो या फिर एक नए लेवल पर सोचना शुरू करो। डिसीजन आपका है। कल्पना कीजिए, आप वापस उसी जगह पर खड़े हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका है। अब आप सिर्फ देख नहीं रहे, आप समझ रहे हो। अब तक आपने सीखा कि कैसे आप पहले फील करते हो और बाद में रीजन देते हो, कैसे आपका दिमाग पहले डिसीजन ले लेता है और फिर उसे जस्टिफाई करता है। आपने ये भी समझा कि आपका इमोशनल साइड ही असली ड्राइवर है और आपका लॉजिकल माइंड सिर्फ उसका एक हेल्पर है। अब तक आपने सीखा कि कैसे आप अपनी ही बात को सही प्रूव करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स ढूंढते हो, चाहे सच कुछ भी हो। आपने देखा कि दुनिया सिर्फ आपके नजरिए से नहीं चलती। हर इंसान के पास अपने मॉरल टेस्ट बड्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। अब तक आपने सीखा कि क्यों लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स अलग सोचते हैं, क्यों ग्रुप्स बनते हैं और क्यों आप नेचुरली अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हो। आपने ये भी समझा कि कब आप अपने आप को भूलकर एक ग्रुप का हिस्सा बन जाते हो, और कैसे रिलीजन और शेयर्ड बिलीव्स लोगों को जोड़ते भी हैं और कभी-कभी तोड़ते भी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब तक आपने सीखा कि डिसएग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला गलत है, बल्कि ये हो सकता है कि वो दुनिया को एक अलग लेंस से देख रहा है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप इस समझ को अपनी रियल लाइफ में यूज करना शुरू कर दो। आप कम जज करोगे, ज्यादा समझोगे, आप कम रिएक्ट करोगे, ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, और धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं बल्कि ट्रूली वाइज है। ये कहानी सिर्फ नॉलेज देने के लिए नहीं थी, ये आपकी सोच को अपग्रेड करने के लिए थी। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो और आप ऐसी ही पावरफुल कहानियां सुनना चाहते हो जो आपकी सोच को बदल दें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी के बाद आप वही इंसान नहीं रहते जो आप पहले